प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसके गुण क्या थे, इसके दोष क्या थे और अकबर के उत्तराधिकारियों ने मनसबदारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह आपकी महाविद्यालय परीक्षाओं में तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एचएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी आदि परीक्षाओं की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम अपने मूल विषय पर। जैसा कि सर्वविदित है कि मुगल साम्राज्य भारत में एक विशाल साम्राज्य था और उसने प्रत्येक क्षेत्र में एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत उसका विकास किया। उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था यह मुगलों की सैन्य व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य का मेरुदंड था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। यद्यपि मनसबदारी व्यवस्था का उद्भव मध्य एशिया में हुआ था। यह मंगोल पद्धति पर आधारित थी, किंतु अकबर ने इसे संशोधित कर अपने इच्छा अनुकूल बनाया। इस व्यवस्था के द्वारा साम्राज्य में एकीकरण और एकता लाने का प्रयास किया गया। इस उद्देश्य से कुलीनों, सैनिकों और सिविल पदों का एकीकरण किया गया। शक्तिशाली शासकों के समय में यह व्यवस्था मुगल साम्राज्य के विकास में सहायक सिद्ध हुई, लेकिन अनुभवहीन शासकों के समय में मनसबदारी व्यवस्था के दोष खुलकर सतह पर आ गए। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में दोष उत्पन्न हुआ तथा साम्राज्य में अशांति और विखंडन की स्थिति प्रारंभ हुई। इस कारण मुगल साम्राज्य के विकास तथा मजबूती में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका मनसबदारी व्यवस्था ने निभाई, उतनी ही भूमिका मुगल साम्राज्य के पतन में भी मनसबदारी व्यवस्था ने निभाई। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत मनसब पद धारण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार का दो वर्ग होता था, जात और सवार। जात रैंक से उसके पद, वेतन और अधिकारियों के बीच उसकी स्थिति का पता चलता था, जबकि सवार रैंक से उसके अंतर्गत कितने सवारों को रखा जाता था उसका पता चलता था। सवार रैंक जात रैंक से कम होता था, या तो यह जात रैंक से आधा या उससे कम अथवा उसके बराबर होता था। यानी सवार रैंक जात रैंक से कभी भी अधिक नहीं हो सकता था। या तो आधा होगा, या तो उससे कम होगा, या तो उसके बराबर होगा। सामान्यतः मनसबदारों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता था और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सभी मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं सुल्तान के द्वारा की जाती थी। यानी सभी मनसबदार की नियुक्ति सम्राट करेगा। मनसबदारों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः 10 से 500 जात वाले मनसब प्राप्तकर्ता को मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 तक का मनसब प्राप्त करने वाले अधिकारी को अमीर कहा जाता था तथा इससे अधिक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार को अमीर उल उमरा कहा जाता था। अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में मनसबदारों की 33 श्रेणियों के प्रचलित होने की बात कही है।
मनसबदार के पद पर योग्य और अनुभवी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था तथा निम्नतम स्तर पर नियुक्त होकर या अपनी योग्यता के बल पर ऊपर के पदों पर पहुंच सकता था। अकबर ने इस पद को चलायमान और मजबूत बनाए रखने के लिए अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में दाग प्रणाली को लागू किया। इसके अंतर्गत सैनिकों का हुलिया और घोड़ों के रिकॉर्ड का मुआयना अकबर के द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा किया जाता था। इस व्यवस्था से ना तो सैनिक स्वयं को और ना ही अपने घोड़ों की अदला बदली कर सकता था। प्रत्येक सवार को अपने साथ 10 घोड़े रखने पड़ते थे, जिसे दहबिस्ती के नाम से जाना जाता था। यानी जिस सवार के अंतर्गत 10 घोड़े होते थे उसे दहबिस्ती कहा जाता था तथा एक घोड़े रखने वाले सवार को नीम सवार कहा जाता था। यानी जिसके पास एक घोड़ा है वह नीम सवार कहलाएगा। इस प्रकार के पॉइंट आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखना, आप लोग याद रखना। इससे युद्ध की स्थिति में घोड़ों की कमी नहीं होती थी और यह सैन्य व्यवस्था की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। अब मनसबदारों का वेतन कैसे दिया जाता था? इन मनसबदारों को नकद अथवा जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था और वेतन के रूप में जागीर उतनी ही दी जाती थी जिससे वे स्वयं का खर्च तथा अपने सैनिकों का खर्च प्राप्त कर सकें। जागीर से उसे लगान के अतिरिक्त उन सभी करों को वसूल करने का अधिकार प्राप्त था जो सम्राट के द्वारा उसे अनुमत किया गया हो। इस प्रकार मनसबदार कृषि एवं जागीरदारी प्रथा का एक अभिन्न अंग था। इस पद्धति में इस बात की व्यवस्था थी कि मनसबदारों के दल में सवार मिश्रित अर्थात मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत सभी जातियों के हों। इस प्रकार से अकबर ने जाति और संकीर्ण स्थानीयता की भावना को कमजोर करने का प्रयत्न किया। केवल मुगल और राजपूत सरदार को ही इस बात की अनुमति थी कि वे अपनी टुकड़ियों में केवल अपनी जाति के सैनिक रखें, किंतु धीरे धीरे मिश्रित सवारों की पद्धति भी सामान्य रूप से अपना ली गई। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और फिर शाहजहां ने इस व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। जहांगीर ने सिंह आस्पा और 2 आस्पा पद्धति को लागू किया, जिसके अंतर्गत जात रैंक में बढ़ोतरी किए बिना तथा वेतन में बढ़ोतरी किए बिना ही सैनिकों की संख्या दोगुनी की जा सकती थी। इसलिए इसे सी आस्पा और 2 आस्पा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यानी सी आस्पा और 2 आस्पा पद्धति किसने लागू किया? तो वो जहांगीर ने लागू किया। शाहजहां ने इस व्यवस्था में महाना पद्धति को जोड़ दिया। यानी जो परिवर्तन शाहजहां ने किया वह महाना पद्धति को जोड़ दिया, जिसके अंतर्गत मनसबदारों को प्राप्त वेतन के अनुरूप ही उसके सैनिकों को कम कर दिया जाता था। औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जागीरों की अंधाधुंध बटाई से इसके समय में जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया। अकबर के समय में मनसबदारों का प्रतिशत 33% अर्थात हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय में 33% हो गई, जबकि अकबर के समय में 20% थी। इस प्रकार मनसबदारी व्यवस्था मुगल राज्य की एक विशिष्ट व्यवस्था थी। इस व्यवस्था से मुगल साम्राज्य को अनेक लाभ प्राप्त हुए। सर्वप्रथम इससे साम्राज्य में प्रशासनिक एकरूपता आई, जिससे कि राजनीतिक एकीकरण का काम संभव हो पाया। दूसरा, इससे जाति एवं सामंती प्रवृत्तियां
कमजोर हुई। तीसरा, इस व्यवस्था से सामंतों पर सम्राट का नियंत्रण स्थापित हुआ। अतः सामंत शासक वर्ग के अभिन्न अंग के रूप में अन्य प्रशासकों के समकक्ष हो गया, जो निश्चित वेतन और सेवा शर्तों के अनुसार साम्राज्य का प्रशासन चलाता था। इससे शासन की शक्ति में वृद्धि हुई और राज्य की सत्ता सुदृढ़ हुई। इस व्यवस्था में योग्यता के आधार पर नियुक्ति और पदोन्नतियों की व्यवस्था से मुगलों को योग्य प्रशासकों और सेना नायकों की सेवा भी उपलब्ध हो सकी। किंतु इस व्यवस्था के कई दोष भी थे। यह व्यवस्था अति केंद्रीकृत थी और इसकी कार्यक्षमता पूरी तरह सम्राट के व्यक्तित्व पर निर्भर थी। योग्य एवं कुशल शासकों द्वारा जहां इसका प्रयोग साम्राज्य को मजबूत बनाने में, साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने में किया गया, वहीं अनुभवहीन और कमजोर शासकों के समय में इसके दोष सतह पर आ गए। इस व्यवस्था में विभिन्न जातियों एवं संप्रदायों का समागम था। शक्तिशाली शासकों के समय में इनके बीच एकता और सहयोग बना रहा, किंतु कमजोर शासकों के समय में परस्पर विरोधी तत्व एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत हो गए। इससे प्रशासन की एकाग्रता भंग हो गई और साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था थी वह एक अत्यंत श्रेष्ठ व्यवस्था थी और यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और इसने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में जितनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उतनी ही मुगल साम्राज्य के पतन में भी इसने भूमिका निभाई है। अतः यह कहा जा सकता है कि अकबर के द्वारा स्थापित मनसबदारी व्यवस्था को उसके उत्तराधिकारियों ने अच्छी प्रकार से लागू नहीं कर पाए, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। और इसे आप लोग याद रखना, ये आप लोगों को मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसमें शॉर्टकट यानी संक्षिप्त में मनसबदारी व्यवस्था को बताने का मैंने प्रयास किया है। थैंक यू।